नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज हम जो हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा हिंदी गद्य का विकास, यानी कि हमने जो पद्य वाला पार्ट है, काव्य वाला हिस्सा, वो अपना कंप्लीट कर लिया, वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं हिंदी गद्य की तरफ। भाग 29 है हमारा, इकाई 2 चल रही है। गद्य के बाद जब हमारा गद्य का पार्ट पूरा हो जाएगा, जिसमें उपन्यास, नाटक, जितनी भी विधाएं हैं हमारी गद्य की, वो सब हो जाएंगी, तब हमारा इकाई 2 समाप्त हो जाएगा। तो आज हमारा भाग 29 है, जिसमें हम शुरुआत देखते हैं हिंदी गद्य के विकास की। इसके बाद हम जो है उपन्यास वाला पार्ट अपना पढ़ेंगे। तो हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें कौन कौन से मेन जिन्होंने शुरुआत करी है हिंदी गद्य की, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो 10वीं-11वीं शताब्दी से पहले की भी अगर मैं बात करती हूँ तो 778 ईस्वी में एक अद्यतन सूरी नाम के व्यक्ति ने कुवलय माला नाम के एक गद्य कृति की रचना की थी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ से 10वीं-11वीं शताब्दी से ही स्टार्ट करी है। तो उससे पहले का भी हमारे पास जो एक पॉइंट मेरे पास है कि अद्यतन सूरी ने जो है 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी। तो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 10वीं-11वीं शताब्दी से, कि उसके आसपास जो है रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की हमारी रचना की है। आज जो है हम तथ्यों की बात करेंगे कि गद्य के विकास में कौन कौन से तथ्य हमारे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें तैयारी उसकी करनी है। तो देखते हैं आगे के पॉइंट। फिर हम राउलवेल की बात करते हैं। राउलवेल जो है हमारा एक चंपू काव्य है, जो कि गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। एक शिलांकित कृति भी है ये, ठीक है। तो राउलवेल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। और नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ जो होता है वो राउलवेल से ही माना जाता है। इसमें 7 बोलियों के हमें शब्द भी मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम का एक प्रथम जो है हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है, मिलता हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी रचना जो है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की थी इसकी जो रचना, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने जो है इसको उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा एक और आता है ग्रंथ, वर्ण रत्नाकर है ग्रंथ आता है, जो कि मैथिल कवि जो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, उनकी रचना है ये वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित है ये जो है गद्य की प्रथम रचना कहलाती है वर्ण रत्नाकर। और इसका ढांचा जो है वो विश्व कोशात्मक है। और फिर हम आगे जो बात करते हैं वो आती है हमारी साहित्यिक हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास होता है, वो मेन तो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ होता है। ये भी पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी से हमारा जो है हिंदी साहित्य का गद्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं शती के पूर्व जो है हिंदी गद्य के हमें 3 रूप मिलते हैं। पहला तो है राजस्थानी गद्य, जो सबसे प्राचीनतम रूप कहलाता है। फिर है ब्रजभाषा गद्य, और तीसरा है खड़ी बोली का गद्य। 3 प्रकार के गद्य जो है हमें 19वीं शती के पूर्व मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी गद्य कौन कौन से हैं। इसका सूत्रपात जो हुआ है वो हुआ है 10वीं शताब्दी में, इसका राजस्थानी गद्य का। और इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है, एक तो धनपाल कथा 14वीं शताब्दी, फिर तत्व विचार जो है 14वीं शती का है। ये 19वीं शताब्दी से 19वीं शती से पहले की बात कर रहे हैं हम। और ये जो है राजस्थानी गद्य की बात कर रहे हैं हम, उन इंपॉर्टेंट है जो रचनाएं। फिर है पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग्विलास, और फिर है पंचाख्यान 1847 1421। इस तरीके से ये रचनाएं जो है हमें 19वीं जो 10वीं शताब्दी है उसका सूत्रपात तो हुआ है राजस्थानी गद्य का, तो उससे जो है हम 19वीं शती से पहले की बात कर रहे हैं। अब जो आता है हमारा ब्रजभाषा गद्य, जिसका सूत्रपात जो हुआ है लगभग 1343 ईस्वी में हुआ है। लगभग हम उसको कह सकते हैं 1400 संवत की बात हम कर रहे हैं अपने हिंदी वर्ष के हिसाब से जब बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं तो ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो गोरखपंथी योगी जो रहे हैं। गोरखपंथी, जब हमने गोरखपंथ पढ़ा था पूरा नाथ और सिद्ध वाला, तब उसके आसपास जो है 14 संवत था, तो तब आसपास इसका ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग शुरू हुआ है। फिर महाप्रभु जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उनकी ब्रजभाषा गद्य की रचना मिलती है श्रृंगार रस मंडन। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की। और विट्ठलनाथ की जो अन्य रचनाएं हमें मिलती हैं वो है यमुनाष्टक और नवरत्न जो है सटीक, ये इनकी रचनाएं मिलती हैं। विट्ठलनाथ की अन्य रचना हमें मिलती हैं। और हम देखते हैं तो गोकुलनाथ जो है जो इनके शिष्य रहे हैं, उनकी जो 2 रचनाएं हैं वो हैं 84 वैष्णवों की वार्ता और 252
वैष्णवों की वार्ता जो है, विट्ठलनाथ के पुत्र की बात कर रही हूँ मैं, गोसाई गोकुलनाथ जी जो माने जाते हैं, उनकी दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और इन दोनों में से एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है कई बार कि 84 वैष्णवों की वार्ता है, 252 वैष्णवों की वार्ता, दोनों ही जो रचनाएं हैं, कभी कभी वैष्णवों की जगह वैष्णवन भी लिखा होता है, वैष्णवन, तो गोकुलनाथ की रचनाएं ही हैं दोनों। फिर अष्टयाम जो रचना आती है नाभादास की, वो है ब्रज भाषा में, जिसमें कि भगवान राम की दिनचर्या के बारे में बात की गई है। अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास की। तो इस तरीके से ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है हमारे पास बैताल पच्चीसी की बात करते हैं हम। सुरति मिश्र की रचना है, ये संवत दिया हुआ है 1767 संवत है ये। इसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो मजर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने किया है, बैताल पच्चीसी नाम से, जो कि 1801 ईस्वी में लिखा गया है। अनुवाद किया है मजर अली के साथ मिलकर। तो बैताल पच्चीसी की बात ये हो जाती है हमारी। उसके बाद और आगे पॉइंट देखते हैं। फिर आता है खड़ी बोली गद्य हमारा पॉइंट। अगर मैं और ब्रजभाषा गद्य की बात करूं, जो मैंने यहाँ पर नहीं नोट करा, लेकिन मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको बता देती हूँ कि दनकौर के निवासी जो प्रियादास थे, उन्होंने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र एक गद्य ग्रंथ लिखा था, जो कि राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। और लल्लू लाल जो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट खड़ी बोली के जो गद्य जो लिखने वाले रहे हैं लल्लू लाल, उन्होंने राजनीति और माधव विलास नामक एक ब्रज भाषा का गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की भी रचना की है। तो इस तरीके से जो है हमें ब्रज भाषा का गद्य मिल जाता है शुरुआती। उसके बाद आता है हमारा खड़ी बोली गद्य जो है। हम देखते हैं तो खड़ी बोली गद्य का जो हमें प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है वो हमें दक्षिणी साहित्य में देखने को मिलता है। दक्षिण के साहित्यकार जो रहे हैं उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी कहा है, हिंदवी कहा है, कईयों ने दक्षिणी कहा है, देहलवी कहा है, जवानी हिंदुस्तानी कहा है, उन्होंने कई नाम दिए हैं अपने। तो खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक साहित्य हमें रूप देखने को मिलता है वो हमें दक्षिणी साहित्य में देखने को मिलता है। तो दक्षिणी हिंदी के संबंध में एक प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन जो है उन्होंने लिखा है कि इस भाषा में, दक्षिणी हिंदी की बात कर रहे हैं हम, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वे उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने कभी उसको हिंदी कहा, तो कभी ज़माने हिंदुस्तान कहा, और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। तो दक्षिणी हिंदी के बारे में मैं जो है, जब मैंने शुरू में भाषाएं और बोलियां पढ़ाई हैं, तो उसमें दक्षिणी हिंदी को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि दक्षिणी हिंदी जो है इस बार के सिलेबस में बिल्कुल अलग टॉपिक करके दिया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर भी दक्षिणी हिंदी जो है पूरा पढ़ सकते हैं। और दक्षिणी हिंदी के अगर हम प्रथम गद्य लेखक की बात करें तो वो है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज, उनको माना जाता है। और ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मेराजुल आशकीन, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक भी मानी जाती है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हैं। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज नामक इन्होंने जो है ये प्रथम गद्य लेखक है दक्षिणी हिंदी के, और इनकी प्रसिद्ध रचना जो रही है मेराजुल आशिकीन नाम है इसका। मेराजुल आशिकीन जो है दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, और इनकी अन्य कृतियां भी बहुत सारी दी हुई हैं। तो इस तरीके से दक्षिणी हिंदी की बात ये हो जाती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ जो है अकबर के समय में गंग कवि द्वारा जो है रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है इन्होंने। गंग कवि की रचना है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? गंग कवि की रचना है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और भाषा योग वशिष्ठ जो है वो एक जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली जो है इसकी है भाषा योग वशिष्ठ गद्य की जो भाषा है यहाँ पे लिख दी है मैंने। फिर खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले जो 4 महानुभाव हुए हैं वो है हमारे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगर हम भाषा योग वशिष्ठ की एक बार बात करते हैं तो भाषा योग वशिष्ठ जो है वो एक परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है, और राम प्रसाद निरंजनी जो है इसके लिखने वाले वो उनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी स्वीकार किया गया है। हम भाषा योग वशिष्ठ की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन जो खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, और आगे देखते हैं हम अपने।
इनके बारे में पढ़ते हैं हम। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशा अल्लाह खां जो है, इन दोनों का संबंध जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। जो चार नाम आपको मैंने बताए हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन चारों में से जो पहले वाले हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज और साथ में इंशा अल्लाह खां जो दूसरे वाले हैं, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। जबकि लल्लू लाल और सदल मिश्र का जो है वो दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। ये हमको फोर्ट विलियम कॉलेज भी इस बार अपने सिलेबस में अलग से पढ़ना है। फिर मुंशी सदा सुखलाल ने क्या कहा है कि रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। भाखा का मतलब ही भाषा होता है, इसको भाखा लिखा गया है। तो इस तरीके से ये पंक्तियां जो है मुंशी सदा सुखलाल की हैं। मुंशी सदा सुखलाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पेपर में आ जाती हैं। केवल सुख सागर, दुख सुख से यहाँ पे सुख सागर निकल गया है। और मुंतक बुत वारिक जो है इनकी रचना है मुंशी सदा सुखलाल की। अब इंशा अल्लाह खां की देखते हैं। इंशा अल्लाह खां की बहुत ही फेमस रचना है रानी केतकी की कहानी, जो कि पेपर में आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। इसके बीच में रचना की गई है, 1798 से 1803 के मध्य इसकी रचना हुई है रानी केतकी की कहानी का। फिर दूसरा नाम जो है रानी केतकी की कहानी का वो उदयभान चरित भी है। अगर आपका बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि उदयभान चरित की रचना किसने की है, तो समझ जाइएगा कि रानी केतकी की कहानी है ये। इंशा अल्लाह खां ने इसकी रचना करी है। इससे सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात भी हुआ है। आगे देखते हैं। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी जो है वो हास्य प्रधान है। शैली इसकी हास्य प्रधान है, यानी व्यंग्यात्मक है इसकी शैली। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। तो ऐसे जब पहली वाली बात आती है ना, पहला काव्य संग्रह, पहला ये पहला वो, जब भी पहला जुड़ जाएगा तो समझ लिए वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंशा अल्लाह खान ने लिखा है कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और ना किसी बोली का मेल है ना पुट। तो इस तरीके से इंशा अल्लाह खां की ये पंक्तियां भी हैं। और इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। इंशा अल्लाह खां कहते हैं कि मैं अपने रचनाओं में ये इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करूंगा। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। फिर आते हैं दूसरी गवारी अर्थात ब्रजभाषा और अवधि को वो गवारी भाषा कह रहे हैं। भाकापन अर्थात संस्कृत शब्दों का मेल। इसका मतलब वो खड़ी बोली के तो रहे हैं इंशा अल्लाह खां। इन्होंने इन तीनों प्रकार की जो भाषा है इनका जो है प्रयोग वर्जित कहा है अपनी रचनाओं के लिए। आगे आते हैं लल्लू लाल जी की बात करते हैं। 11 पुस्तकों की रचना करी है इन्होंने। सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, लताइफ हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। इनकी जो रचनाएं हैं राजनीति ब्रजभाषा में है, माधव विलास भी ब्रजभाषा में, लाल चंद्रिका भी ब्रजभाषा में। जितनी शेष रचनाएं बचती हैं वो सारी की सारी खड़ी बोली में है। मौलिक रचना जो इनकी रही है वो है ब्रजभाषा व्याकरण, जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर लल्लू लाल जी द्वारा जो है उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। उर्दू का नाम उन्होंने यामिनी भाषा रखा हुआ है। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, यानी कि उर्दू का प्रयोग वर्जित कहा है अपने उसके लिए लल्लू लाल जी ने। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि लल्लू लाल की जो भाषा है वो कृष्णोपासक व्यासों की इसी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यानी कि कृष्ण की उपासना करने वालों की जो ब्रज रंजित खड़ी बोली है उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है लल्लू लाल ने अपनी रचनाओं में। फिर लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोली जिसका नाम संस्कृत प्रेस रखा उन्होंने नाम। और लल्लू लाल ने लताइफी हिंदी को बजुआन ई रेख्ता भी कहा है, लताइफी हिंदी को। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में। अब आते हैं सदल मिश्र के बारे में। बिहार के आरा जिले के ये निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो रही हैं वो चंद्रावली, दूसरा नाम ही उसका नासिकेतोपाख्यान है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। रामचरित है जिसका आधार अध्यात्म रामायण है। और हिंदी पर्शियन वोकेबलरी जो है, ये 3 रचनाएं रही हैं सदल मिश्र की। नासिकेतोपाख्यान की जो रचना है वो यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में रचना की है। नासिकेतोपाख्यान में जो कथा किसकी है, नचिकेता की कथा है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है किसके आधार पर है, यजुर्वेद के आधार पर। और किसमें वर्णित है, कठोपनिषद में वर्णित है। तो इस तरीके से नासिकेतोपाख्यान इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सदल मिश्र की। सदल मिश्र की जो भाषा है वो पूर्वी पन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। पूर्व का असर है इनके भाषा के ऊपर, लेकिन है खड़ी बोली ही। फिर महत्व की दृष्टि से जो है अलग अलग लोगों ने इनके क्रम बताए हैं कि पहला कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे कौन कम इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे कौन उससे भी कम इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पे कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, तीनों का जो है अलग अलग बताया हुआ क्रम है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंशा अल्लाह खां को कहते हैं, उसके बाद सदल मिश्र, फिर लल्लू लाल है और फिर सदा सुखलाल है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रम बता रहे हैं इनका, सदा सुखलाल को पहले नंबर पे, फिर इंशाअल्लाह खान लल्लूलाल और फिर सदल मिश्र को। और डॉक्टर बच्चन सिंह भी सदा सुखलाल को नंबर 1 पे रखते हैं, सदल मिश्र हैं, फिर इंशाअल्लाह खां और फिर लल्लूलाल हैं लास्ट में। तो इन तीनों के हिसाब से इन चारों के क्रम जो है अलग 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 हैं। फिर आते हैं श्रद्धाराम फिलोरी की बात करते हैं, वो पंजाब के थे रहने वाले। ओम जय जगदीश हरे जो आरती हम गाते हैं वो श्रद्धाराम फिलोरी की है। और ये आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्तलेखक माना है। तो पूछ सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने इस अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी, इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, हिंदी हितैषी, सच्चा हिंदी हितैषी, इस तरीके से आ सकते हैं पेपर में। और सिद्ध हस्तलेखक माना है श्रद्धाराम फिलोरी को। और इनका गद्य जो रहा है वो सत्यामृत प्रभा नाम से इनका गद्य है। फिर आगे देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक रहे हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी खड़ी बोली में। इन्होंने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद जो है हिंदी में किया है, शकुंतला है, रघुवंश है और मेघदूत है। इन तीनों का ही अनुवाद जो है इन्होंने किया है। हम एक बार लल्लूलाल की जो बात करते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उन्होंने बाकी लेखकों की रचना का आधार लेकर लिखी हैं रचनाएं। जो प्रेम सागर है वो भी उन्होंने चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण का जो दशम स्कंद है उसका उसका ब्रज भाषा अनुवाद किया है, खड़ी बोली में अनुवाद किया है। फिर उनकी जो लाल चंद्रिका टीका है, मैं बताना इसमें आपको भूल गई, इसमें लिखा नहीं मैंने। लाल चंद्रिका टीका जो है लल्लूलाल की रचना, वो उन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक बार बैक चलते हैं यहाँ से और फिर मैं आपको लल्लूलाल जी के एक बार देख लेते हैं। हम सदल मिश्र हैं ये, लल्लूलाल जी की बात कर रहे हैं हम। लाल चंद्रिका टीका जो है इसमें हमारा ये 11th पॉइंट जो है हमारा ये वाला, ये लाल चंद्रिका जो है इनकी बिहारी सतसई की टीका है। यहाँ से कोई याद कर लेना है पॉइंट। फिर उसके बाद जो है इनका माधव विलास जो है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य का मिश्रण है माधव विलास जो है इनका। और लतायफ ई हिंदी जो इनकी, जो मैंने बताया था आपको, लतायफ ई हिंदी जो है खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तान की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। तो इस तरीके से 2-3 इंपॉर्टेंट बात रह गई थी। लाल चंद्र का मुझे आपको मेनली बताना था, वो इनकी बिहारी सतसई की टीका है। आगे देखते हैं हम अपना, राजा लक्ष्मण सिंह तक हमने कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये हमारा पार्ट जो गद्य का विकास था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें कुछ अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक सुधार से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका जो है, उनकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, ये मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो देखते हैं हम संस्थाएं, देखते हैं यहाँ पे। पहला है हमारा ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना वर्ष 1828 और संस्थापक है राजा राम मोहन राय। फिर है तत्व बोधिनी सभा, जिसका स्थापना वर्ष 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज जो है 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ। फिर वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा बाई फूले। आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लाटवस्की एवं कर्नल अल्काट 1882। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। तो इस तरीके से ये जो है हमारी संस्थाएं, उनका स्थापना वर्ष और संस्थापक, ये एक अलग सा पॉइंट था, ये मैं इसमें ही मैंने ऐड कर दिया इस वीडियो में, ताकि आप इसको भी नोट कर सके इसी में से, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इस तरीके से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, एक क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। तो हमें कोई जो भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर के लिहाज से, वो हमें कवर करने ही करने हैं। तो यहाँ हमारा आज जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो गद्य का विकास हमने प्रारंभ कर दिया है। अब जो हमारी विधाएं होंगी वो प्रारंभ होंगी। सबसे पहली विधा जो हमारी दे रखी है गद्य की हमारे सिलेबस में, वो है हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई उपन्यास। तो हमें उपन्यास से प्रारंभ करना है। उपन्यास में भी 3 प्रकार के उपन्यास हैं, एक तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, फिर प्रेमचंद के उपन्यास और फिर प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के उपन्यास आएंगे, कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ आंचलिक उपन्यास है, कुछ सामाजिक उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यास है। उस कैटेगरीज में हम जो है उपन्यास अपने पढ़ेंगे। तो 3 क्लासेस में हमारा उपन्यास विधा समाप्त हो जाएगी, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। और हमारा कुछ दिनों से गैप हो गया था वीडियो में, क्योंकि त्यौहार बीच में आ गया था
और कुछ और काम की वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब रेगुलर फिर से डालेंगी। अब मॉक टेस्ट भी आपका तीसरा वाला मॉक टेस्ट मैं डालने वाली हूँ। अब आप मॉक टेस्ट भी साथ साथ करते चलेंगे हम, और सिलेबस भी अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं, फिर हम लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट करेंगे तो बहुत बर्डन सा हो जाएगा। इसलिए साथ साथ ही मॉक टेस्ट करते हुए चलेंगे। तो कम से कम हम 100-200 मॉक टेस्ट जब तक पेपर तक कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेटर रहेगा हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और हंसते रहिए और खुश होकर पढ़िए। धन्यवाद।